there was so much to learn from Hanif Saab to be able to, stay at the wicket. Karachi Parsi Institute is celebrating his 499 runs that he got on their ground. Great player, and I'm not surprised he made 499, but he must have been out by a long way for a Pakistani umpire to give him run out. ऐसा प्लेयर मेरा मतलब वो टाइम से अहेड थे जब वो क्रिकेट खेलते थे. लंबी इनिंग्स और 499 आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. कितने अरसे बाद डेकेड बाद रिकॉर्ड तोड़ा ब्रायन लारा ने. तो ये क्वालिटी और क्लास थी हनीफ भाई की. My congratulations to Karachi Parsi Institute for celebrating Hanif Mohammad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से. और आज हम इस वक्त मौजूद हैं कराची पारसी इंस्टीट्यूट में कि जहाँ पर आज हम लेजेंडरी लेट हनीफ मोहम्मद साहब की 499 रन की इनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो 1959 में इस रिकॉर्ड को बनाया गया था. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की विकेटों के महाफिज, एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की विकेट कीपिंग की बुक मुकम्मल नहीं होगी. एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की विकेटों के महाफिज रहे और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद भी रहे. पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आज इस इवेंट को देख के आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हनीफ मोहम्मद साहब आपके यकीनन कप्तान भी रहे होंगे और आप उनका बड़ा आपके साथ इंटरेक्शन रहा होगा. हनीफ साहब का ऑनर करने के लिए जो आज ये फंक्शन हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वेल डिज़र्व्ड ऑनर फॉर हनीफ मोहम्मद द लिटिल मास्टर. हनीफ भाई की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इज़ आउटस्टैंडिंग और मैं समझता हूँ कि जब तक क्रिकेट होगी पाकिस्तान में हनीफ भाई का नाम रोशन होता रहेगा. उनके इतने आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स हैं. हाईएस्ट स्टे एट द विकेट जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में किए और उसके बाद 499 जो उन्होंने रन किए हैं. आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान क्रिकेट. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हनीफ मोहम्मद साहब बहुत मॉडेस्ट आदमी थे और बड़े अच्छे कैरेक्टर के आदमी थे. आज जो KPI ने ये फंक्शन किया है उनके ऑनर करने के लिए 499, इट्स ए वेल डिज़र्व्ड ऑनर और KPI को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लेजेंडरी बैट्समैन हनीफ भाई को ऑनर किया. अच्छा वसीम भाई, अब हनीफ मोहम्मद साहब तो एज ए बैट्समैन तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के विकेट कीपर भी थे. उन्होंने पाकिस्तान की विकेट कीपिंग भी की है. ऐसे विकेट कीपर आप किस तरह उनको रेट करते हैं या उनकी विकेट कीपिंग कैसी थी? हनीफ भाई ने उनकी पहली जो सिलेक्शन हुई, बहुत कम लोगों को पता है कि वो एज विकेट कीपर सेलेक्ट हुए थे कारजा साहब की टीम में. लेकिन इंडियन टूर पर पाकिस्तान को उनकी बैटिंग की ज़रूरत थी तो इम्तियाज़ साहब से विकेट कीपिंग करवाई और हनीफ भाई जो थे वह एज ए बैट्समैन खेले. और ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1967 टूर पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए विकेट कीपर टू गो टू इंग्लैंड, हनीफ भाई ने मुझे ये कहा कि इंग्लैंड में अगर तो आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको डाइविंग आनी चाहिए. तो उन्होंने मुझे ख़ुद नेशनल स्टेडियम के कैंप में जब हम थे तो उन्होंने डाइविंग मुझे सिखाई. 50 कैच लेफ़्ट पर 50 कैच राइट पर करते थे और उन्होंने डाइविंग सिखाई. और उन्होंने विकेट कीपिंग ऑस्ट्रेलिया में भी की. जब अब्दुल कादिर इंजर्ड हो गए थे तो उन्होंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट कीपिंग शानदार विकेट कीपिंग की और दोनों टेस्ट और दोनों इनिंग्स में एक में 100 किए, एक में 99 किए. तो एज ए विकेट कीपर भी वो बड़े साउंड थे, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत उनकी बैटिंग की थी. लेकिन मेरे विकेट कीपिंग के तजर्बा और मेरे विकेट कीपिंग को डाइविंग सिखाना और उनकी बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे कैरियर. ठीक है. अच्छा वसीम भाई, थोड़ा सा अगर मौजूदा क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तैयार हो चुकी है? वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड तरतीब दिया जा चुका है या आपको लगता है इसमें अभी कुछ चेंजेस होने चाहिए? देखें, पाकिस्तान को चाहिए कि वो सेटल टीम खिलाएं. वर्ल्ड कप टाइम बहुत कम है और 1 या 2 चेंजेस करानी चाहिए.
ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर अनसर्टेनिटी हो जाती है और प्लेयर की परफॉर्मेंस फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान की टीम अब सेटल हो जानी चाहिए, टाइम कम है ओडीआई के लिए जो वर्ल्ड कप होने वाला है और टेस्ट के लिए भी। और पाकिस्तान में टैलेंट तो काफ़ी है, सिर्फ उनको कंसिस्टेंसी आने की ज़रूरत है, और जब सेटल टीम हो जाएगी तो कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। ठीक है। और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप खेलने, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए, क्योंकि आपने इंडिया के काफ़ी टूर किए, इंडिया की टीम के साथ आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है। देखें, पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट सीरीज़ होती है तो सबको पता है कि वो गवर्नमेंट डिसीजन पर होता है। पाकिस्तान की हुकूमत और इंडिया की हुकूमत अगर चाहेगी कि टीमें खेलें तो खेलेंगी, अगर वो चाहेंगी कि नहीं खेलें तो नहीं खेलेंगी। इसमें गवर्नमेंट डिसीजन और क्रिकेट बोर्ड्स का कोई ज़्यादा इसमें डिसीजन में लेने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हम हनीफ मोहम्मद साहब की उस इनिंग को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी पाकिस्तान के लेजेंडरी विकेट कीपर बैट्समैन वसीम बारी साहब ने गुफ्तगू की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। आपको खुश आमदेद भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कमर अहमद साहब ने डिकेड्स गुजार दी हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। लेकिन इनकी एक और जो सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हैदराबाद के लिए खेलते हुए उनको आउट भी किया है, कॉट एंड बोल्ड भी किया है। तो मैं समझता हूं उनका पूरा कैरियर एक तरफ है, और ये जो एक विकेट इन्होंने हासिल की है, शायद अगर बैलेंस के दूसरे पलड़े में रखी जाए तो इनका ये कैरियर का बैलेंस इसी तरह से बराबर भी हो जाएगा। खबर भाई, सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पे खुश आमदेद कहते हैं, और ये जो आपने महफिल सजाई है, ये इतना बड़ा आपने काम कर दिया है कि 64 ईयर्स के बाद इस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिव क्या था? देखिए, ये पारसी लोग चूँकि ये क्रिकेट के शौकीन हैं, तो ये चाहते थे इस तरह का प्रोग्राम करना। तो इनको किसी ने कहा कि आप कमर अहमद साहब को बुला लें, वो हनीफ साहब के साथ खेले हुए हैं। हनीफ को उन्होंने 499 बनाते हुए देखा है। उससे पहले एक इनिंग पहले उन्होंने उसको आउट भी किया हुआ हनीफ भाई को। तो उनसे आप बात करें। तो जाहिर है कि मेरा प्रोफेशन है ये जर्नलिज्म, लिखना पढ़ना या बोलना, तो उनको मैंने पूरा हर तरीके से गाइड किया और एक प्रोजेक्ट इनको बना के दे दिया कि मैंने कहा अब इस तरह से प्रोग्राम करें, बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल का। तो इंशाल्लाह लोग पसंद करेंगे, और लोगों ने पसंद किया। और जो आप पहले तो मैं उस विकेट की बात कर लेता हूँ, जो आपने उनको कॉट एंड बोल्ड किया था, उसकी यादें बताएं कि क्या मेमोरीज हैं, कैसा रहा वो मैच? 499 बनाने से पहले यहाँ भावलपुर के खिलाफ हैदराबाद में खेले थे, रानी बाग में। बहुत सारे टेस्ट प्लेयर थे उनकी टीम में, और उन्होंने एज यूजुअल सेंचुरी बनाई 129। और मेरी बॉलिंग का कमाल नहीं था, उन्होंने हवा में मारा शॉट तो मुझे छक्का मारने के लिए। फिर मिस टाइम, तो सब्स्टिट्यूट फील्डर था, वो भागा, और मैं दिल पे हाथ रख कर खड़ा था कि यार काश के भैया हनीफ की विकेट मिल जाए, और वो उसे कैच पकड़ लिया। अच्छा, आपने 499 रन की इनिंग देखी होगी, कुछ उस इनिंग की यादें बताएं कि जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। उस वक्त ना टीवी था, ना रेडियो पे कवरेज होती थी। उस अगले दिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान साहब ने टेलीग्राम भेजा, मुबारकबाद दी, और फिर हज़ारों का मजमा आया इस सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने जब सुना उनको आउट करने के बाद 2-3 दिन के बाद कि वो 270 रन बना चुके हैं भावलपुर के ख़िलाफ़ KPI पे, तो मैं फ़ौरन ट्रेन में बैठा हैदराबाद और पहुंचा कराची। तो 2 दिन मैंने मैच देखा, लेकिन मैं उनको रन आउट होते नहीं देखा 499, लेकिन मैं 2 दिन ये कह सकता हूँ कि मैच ज़रूर देखा। ठीक है। अच्छा, उस मैच में आप मौजूद थे, और उस मैच की ख़ास बात ये थी कि जिस तरह मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 499 रन पे जब वो रन आउट हुए, तो उनके साथ जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन मौजूद थे अब्दुल अजीज़, सेमीफाइनल में उन्होंने 499 रन स्कोर किए, और फिर फाइनल में अब्दुल अजीज़ के सीने पर बॉल लगा दिलदार अवान का, और फिर अब्दुल अजीज़ इस जाने फानी से कूच कर गए। तो ये बड़ी याद है उस 1959 के उस कायदे ट्रॉफी की। अजीज़ के एक भाई अब्दुल कादिर, उन्होंने खालिद बदरुल्लाह के साथ ओपनिंग बैटिंग की टेस्ट मैच KP से में खेले। कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 94 या 95 पे आउट हो गए थे वो। और उनके एक भाई थे अब्दुल रशीद, वो भी बड़े प्लेयर थे अब्दुल अजीज़ के। ये सारे भाई हार्ट के पेशेंट थे, अनफॉर्चुनेटली वो सारे हार्ट के बीमारी में उनका इंतकाल हुआ। दिलदार अवान की गेंद बिल्कुल आस्ते से ऑफ स्पिन होकर उनको लगी, वो कोलैप्स किया, और उठा के जब उनको ले जाने लगे
तो वो इंतकाल कर गए, इसलिए कि शायद ऐसी जगह गेंद लगी हो जो बर्दाश्त नहीं कर सके। और 1959 की कायदे ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, खबर भाई का हनीफ भाई को आउट करना, हनीफ भाई के 499, फिर फाइनल में भी अगेंस्ट कंबाइंड सर्विसेज हनीफ मोहम्मद साहब ने एक ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी। आई थिंक 130 रन की उन्होंने इनिंग खेली। फिर इस तरह अब्दुल अजीज़ साहब की हम बात कर रहे हैं, उनका इंतकाल हुआ ड्यूरिंग द मैच। तो बड़ा एक वो तारीखी सीज़न था। खबर भाई एक बड़ा अरसा को इस दश्त की सयाही में हो गया, और मैं समझता ये हूँ ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपको एज एन एम्बेसडर आपको यूज़ करना चाहिए। इंडिया में आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़े आपके वहाँ पे दोस्त हैं, मुझे याद है कि बड़े उनके सेक्रेटरी से और प्रेसिडेंट के साथ आपके ताल्लुकात रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया के साथ हमारे रवाबित को बेहतर होना चाहिए, उनको एशिया कप खेलने आना चाहिए, और अगर इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आता तो क्या हम वर्ल्ड कप खेलने जाएँ? मेरा स्टेटस जो था वो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का था, और मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव क्रिकेट का रिपोर्टर था। जाहिर है किसी वजह से मैंने इतने सारे टेस्ट मैच और सब क्रिकेट कवर किए मैंने। तो अब जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो 4-5 दफ़े ख़राब हो चुके हैं, और अब 2007 से तो टेस्ट मैच ही आपस में नहीं खेले हैं। और जब तक भारत या जनता पार्टी पावर में है ये ताल्लुकात सही हो नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, चाहे आप कुछ भी कर लें, बिकॉज दे आर अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। सो आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल हों। ये जिसमें बोर्ड जिस तरह से चल रहा है, नजम सेठी साहब के इस टेन्योर को आप किस तरह देख रहे हैं? और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर ही चला सकते हैं। रमीज़ राजा साहब और नजम सेठी साहब, ये दोनों टेन्योर किस तरह देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत लोगों के ख्यालात हैं कि क्रिकेट को क्रिकेटर चला सकता है। दुनिया में ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर जो क्रिकेट के हुए हैं वो नॉन क्रिकेटर्स हुए हैं। ये एक बहुत ही आजकल के ज़माने में, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ज़माने में, ये एक प्रोफेशनल जॉब है किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करना। पाकिस्तान क्रिकेट, दुनिया की कोई क्रिकेट को कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इसको रन करे। ये बिल्कुल गलत सी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मैं कराची पार्स इंस्टीट्यूट की उस पिच पे मौजूद हूँ कि जहाँ पे 499 रन की इनिंग खेली हनीफ मोहम्मद साहब ने, 500 रन लेने की कोशिश में वो रन आउट हुए। मेरे अकब में आप पिच भी देख सकते हैं, वो तारीख़ी पिच कि जिस पे ये ज़बरदस्त और रिकॉर्ड साज इनिंग हनीफ मोहम्मद साहब ने खेली। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैमिली का एक ज़बरदस्त चश्मो चिराग कि जो उन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब की लेगेसी को, अपनी मोहम्मद फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया अपनी शानदार और ज़बरदस्त बैटिंग के ज़रिए। और आज भी लोग इनके टेम्परामेंट को याद रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त बैट्समैन और बहुत ही नाइस, हम्बल एंड काइंड ह्यूमन शोएब मोहम्मद साहब। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत खुशामदीद भी कहते हैं और आपको वेलकम भी करते हैं शो में। आज एक बड़ा तारीखी दिन है जहाँ 499 रन हनीफ मोहम्मद साहब की इनिंग को हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या फीलिंग्स हैं एज ए सन आपकी? एज ए क्रिकेटर तो मैं बाद में बात करूँगा, एज ए सन क्या फीलिंग है? बहुत खुशी की बात है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब पूरी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बना और ये 35 साल पाकिस्तान में रहा, और अभी भी ये नंबर सेकंड फर्स्ट क्लास का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, तो बहुत ही खुशी होती है। और ये एक ऐसा नंबर है और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इसका डिस्कशन घर में एवरी नाउ एंड देन डैडी के साथ भी होता था। जो दोस्त मेहमान, कोई क्रिकेट की बात तो होती ही थी, तो यही टॉपिक होता था कि KPI के ऊपर ये जो रिकॉर्ड बनाया गया। तो मैं सबसे पहले कि यहाँ के पारसी इंस्टीट्यूट, कराची पारसी इंस्टीट्यूट की कमेटी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त जेस्चर ये शो किया है। अपने जो आइकॉनिक फिगर्स हैं उनको आज भी वो याद कर रहे हैं इतने सालों के बाद, हालांकि ये इस रिकॉर्ड को बने हुए 60 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए हों। तो ये बहुत हमें दिल से बेतहाशा खुशी, और स्पेशली उस पिच के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर खड़े रह के मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। यू आर फीलिंग ऑफ द सरफेस? हाँ बिल्कुल, बस ऐसे ही। अच्छा शेख भाई, कुछ यादें शेयर करते हैं वो रिकॉर्ड के हवाले से? कुछ उनको रिग्रेट होता है, कुछ अफसोस का इज़हार करते हैं कि 499 रन पे वो रन आउट हुए, फिर बाद में जो 500 रन का माइलस्टोन था वो ब्रायन लारा ने फिर उसको अबूर किया? जी हाँ, जिस दिन ये रिकॉर्ड हुआ तो उसी रात को ब्रायन लारा का ख़ुद फ़ोन भी आया। मैं भी वहीं डैडी के साथ ही खड़ा हुआ था। फ़ोन के ऊपर उसने कोई
7-8 मिनट बात की और डैडी ने उसको मुबारकबाद दी। उसने भी बहुत एक्नॉलेज किया उस चीज़ को कि जो उनका जो रिकॉर्ड था और ये तमाम चीज़ें। लेकिन बहुत अच्छी कन्वर्सेशन इनकी आपस में ज़रूर हुई। और लेकिन ये देखें, डैडी हमेशा यही कहते थे कि रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए हैं। तो लेकिन ये कि इससे आप जितना अच्छा गुड फील फैक्टर अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, इसी के ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट ज़्यादा हुई है। इससे आइकॉनिक जो लेजेंडरी जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए आए उनको देख के उस वक्त क्रिकेटर्स नहीं होते थे। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हुए तो दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली ये शौक़ बच्चों को ज़्यादा हुआ और क्रिकेट ज़्यादा लोगों ने खेलना शुरू किया। तो ये इसकी अहमियत आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान के लिए ये कितनी है। ठीक है। अच्छा, जो सवाल था मेरा वो ये था कि कोई उनको रिग्रेट हुआ, कुछ जिक्र करते थे कि स्कोरर की गलती थी कि मैं 500 रन नहीं कर सका? नहीं, वो बात ये थी, वो यही काफ़ी दफ़ा उन्होंने बताया कि स्कोर बोर्ड जो हाथ से उस वक्त मैन्युअली लगाया करते थे जो यहाँ स्कोरर जो थे, तो आखिरी दिन था और दूसरे दिन मैच होना था, लेकिन वो चाहते थे कि उसी दिन ये 500 रन जो है वो भी स्कोर कर सके। तो उस वक्त 496 लगा हुआ था, जबकि उनका स्कोर थोड़ा ज़्यादा था, 98 था या ऐसे कुछ था। तो उसके ऊपर वो स्ट्राइक लेने के लिए जब डीप पॉइंट की तरफ बॉल गई तो वहाँ से जब उन्होंने टर्न किया सेकंड रन, तो उस वक्त वो थ्रो कर चुके थे। उनको अंदाज़ा था, लेकिन अगर स्ट्राइक नहीं लेते तो वो ख़त्म हो जाता, उनको स्ट्राइक ही नहीं मिलती और शायद उसके बाद एक बॉल रहती थी। तो वो तकरीबन एक कदम मेरे ख्याल से वो बाहर रहे। वो उन्होंने बिल्कुल ख़ुद बताया, अपनी किताब में भी इसके बारे में ज़िक्र किया। लेकिन 499 का फिगर अगर 500 रन हो जाता तो शायद हम लोग के दिल में ये नहीं कि लारा ने तो बाद में तोड़ा है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि ये दिल में ही होता था कि ये फिगर ज़्यादा अच्छा है। जो 499 का इम्पैक्ट कि जी एक इंसान कोशिश कर रहा है और 400 रन कर चुका है और 500 रन लेने के लिए कोशिश में रन आउट हो गए, आउट वैसे नहीं हो सके। लेकिन इसके अलावा भी बेताशा इसके ऊपर लोगों ने भी स्टोरीज़ बताई। लोगों ने अपने मैचेस छोड़ के यहाँ आके, वो अपने यहाँ करीब में जो मैचेस तमाम खेले उनको पता चला वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, तो अपने मैचेस छोड़ के यहाँ ग्राउंड में आ गए। और मैंने सुना 1000 से ज़्यादा आदमी उस वक्त आ गए थे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को आई विटनेस। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब, उन्होंने भी जो है वो फिर, क्योंकि ये उस ज़माने में रेडियो पे मैचेस नहीं आते थे, टीवी पे मैचेस नहीं आते थे, तो फिर अयूब खान साहब को जब इस रिकॉर्ड की खबर मिली तो उन्होंने भी फिर मुबारकबाद का टेलीग्राम भेजा हनीफ मोहम्मद साहब को। अच्छा, अगर हम दोनों इनिंग्स की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ की इनिंग जो हनीफ मोहम्मद साहब ने खेली और इस ग्राउंड पर जो इनिंग खेली, वो खुद क्या कहते थे कि कौन सी इनिंग, कि ठीक है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर बड़े मुश्किल थे, हालात सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन फिर भी वो दोनों इनिंगों को कंपेयर करते थे? नहीं, वो उनकी जो, अगर उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो सबसे उनकी जो बेस्ट इनिंग थी वो लॉर्ड्स के ऊपर थी कि वो 187 नॉट आउट की, और पाकिस्तान उस टेस्ट में भी हारने के वर्ज पे था। और फिर इन्होंने बहुत कैप्टन भी थे और कैप्टन इनिंग खेली और 187 नॉट आउट आए और मैच टीम को बचाया। लेकिन लोगों का कहना है जो उन्होंने ग्राउंड पे देखा, तो वो उनका कहना ये था कि 100 रन तो बहुत उन्होंने बच के और बहुत तरीके से किए, लेकिन जो 87 उस 100 रन से भी ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने जिस तरह स्क्वायर कट, फ्रंट फुट ड्राइव के ऊपर, जॉन स्नो वगैरह बहुत तेज़ बॉलर होते थे और इंग्लिश विकेटें उस ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट होती थी, आजकल के ज़माने की तरह नहीं कि बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज की तरह। जो तो वो उस टाइम के ऊपर विकेटों का जो नेचर था वो डिफरेंट था, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा गेम ऑफ प्ले दिखाया। और तो ये अपनी वो इनिंग को नंबर 1 उस कैडर में लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद आई एम श्योर वेस्ट इंडीज़ वाली जो इनिंग है उसका नंबर 2 ही आएगा। अच्छा शोभ भाई, ये किस तरह से आप देखते हैं कि आज हम 64 साल हो गए हैं इस रिकॉर्ड को, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पिच पे भी खड़े हुए हैं, इस मिट्टी पे भी खड़े हैं कि जहाँ पे रन स्कोर किया हनीफ मोहम्मद साहब ने 499 रन की इनिंग खेली। 3 जनरेशन आपकी क्रिकेट में और तीनों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या फील करते हैं? देखिए,
बहुत खुशी तो अपनी जगह है ही, लेकिन पीसीबी के जो बाज़ कोचेज़ जो उन्होंने रखे हुए हैं, उन लोगों का बिहेवियर उस तरह से आउट ऑफ प्रोफेशनल जेलसी कह लें या उस तरह की चीज़ें देखने में आई, जो कि बहुत ही मायूस कुन मैं समझता हूँ रही हैं। और लेकिन अब इसमें पाकिस्तान में यहाँ बहुत से इस तरह के काम हो बोर्ड की तरफ से होते रहे कि जो मेरा अंदाज़ा है कि ये नहीं होना चाहिए। 64 साल आज हम इस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद साहब के नाम का आप अकेडमी भी रन करना चाहते हैं। आज के दिन की मुनासबत से कोई कहना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान और सिंध की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर मुराद अली शाह गवर्नर साहब हैं और ऑफ कोर्स बिलावल साहब और फेडरल गवर्नमेंट और एट द सेम टाइम जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको चाहिए कि ये एक पेज के ऊपर आएँ और वो जिस प्लेयर की वजह से पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना लोगों ने ज़्यादा कर दी, उन और आइकॉनिक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, आइकॉनिक फिगर बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान लेके आए, उनके नाम के ऊपर एक ग्राउंड होना चाहिए, जो मैं काफ़ी अरसे से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीज़न और दी अदर अभी तक वो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये इसमें भी कामयाबी होगी। चलें, ये तो माजी की बात करें, थोड़ी हाल की बात भी कर लें। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, इससे आप मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम शेप में आ चुकी है? देखिए, पाकिस्तान की टीम का ये जो ग्राफ है हमेशा अप एंड डाउन हमेशा जिस तरह रहता रहा है हमेशा से, इसलिए कि इसमें प्लेयरों को इस तरह ग्रूमिंग उस तरह इतनी अच्छी नहीं होती कि जो खुद वो एज स्टूडेंट पाकिस्तान की टीम में आके खेल रहे होते हैं रादर देन बीइंग अ टीचर। आप एज ए स्टूडेंट पाकिस्तान टीम के अंदर आप आके खेल रहे हो तो फिर वो स्टूडेंट वाली गलतियां भी करते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। बाबर आजम को बहुत सारे लोग कह रहे हैं T20 की कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, अब इतने अरसे जब रखा है, इतने सारे दुनिया भर के कोचेज़ के अंडर खेला है और फिर उसका खुद का कैलिबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है इंसान अगर पहले दिन अगर उतना नहीं आता था तो अब तो कुछ सीख ही गया होगा ना। तो ये कि इस तरह पहले उसको जब सरफराज को हटाया वो गलत था, एकदम से 3 फॉर्मेट से हटा दिया, अब हटा दिया फॉर वॉट एवर द रीजन्स। लेकिन ये जब अब बाबर को इतना टाइम उसको हो गया, कितने साल हो गए, तकरीबन 3 साल तो हो गए शायद, तो उसमें वो अब वो सीखा है, टीम को अपने साथ लेके चल रहा है और परफॉर्मेंसेस रीजनेबली बहुत सी दफ़ा बहुत अच्छे मैचेस जीता भी है पाकिस्तान, तो अब उसी के साथ मेरा तो ख्याल है कि स्टिक करना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर, हनीफ मोहम्मद साहब जेन्युइन लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर के नाम से शारजा में एक स्टैंड को मौसूम किया गया, क्या समझते हैं आप और कितनी खुशी फील कर रहे हैं इस पर? सुनिए, सचिन तेंदुलकर के नाम। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ प्लेयर्स बैट्समैन रहे हैं और गवास्कर साहब और सचिन का खुद का कहना है जो ओरिजिनल लिटिल मास्टर तो हनीफ मोहम्मद ही हैं, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स दूसरे लोग उनको लिटिल मास्टर उन लोगों को भी बुलाते हैं और इट इज़ समथिंग ग्रेट कि उनके लिए ये स्टेप लिया गया। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल है कि क्या अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप खेलने, पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए? देखिए, ये तो गवर्नमेंट के बाद दफ़ा रूलिंग्स होती हैं और इसमें अभी से कुछ कहना, उसूलन अगर ब्लैक एंड वाइट में देखा जाए तो अगर वो हमारे वहाँ नहीं आ रहे तो आप भी ना जाएं, लेकिन ये कि उसमें फिर पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए फिर पाकिस्तान मना करते करते लास्ट मिनट पे हाँ कर ही देते हैं। थैंक यू सो मच शोएब मोहम्मद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। मोहम्मद फैमिली का एक ज़बरदस्त चश्मो चराग, और आज हम उस रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए इनके साथ मौजूद थे कि जो 11 जनवरी 1959 को इसी KPI ग्राउंड पर हनीफ मोहम्मद साहब ने स्कोर किया था 499 रन बनाकर। आज आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया है इस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने के लिए, इन यादों को सेलिब्रेट करने के लिए। एक बड़ा अच्छा साइन है कि हम अपने हीरोज़ की हम कदर भी करते हैं और अपने हीरोज़ के कारनामों को हम तकरीबन कोई 64 साल के बाद भी याद रखे हुए हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद सेलिब्रिटीज हमारे साथ मौजूद होंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब की उस इनिंग को जो 11 जनवरी 1959 को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने अगेंस्ट भावलपुर खेली थी। और जब हम इस इनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तारीख को हम याद कर रहे हैं, तो क्रिकेट हिस्टोरियन हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह रही है, न सिर्फ क्रिकेट पे बल्कि दीगर स्पोर्ट्स पे भी बड़ी गहरी निगाह रही है। एक ऐसा नाम जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और बहुत सारे लोग उनको देख के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड को उन्होंने अपनाया भी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी स्पोर्ट्स को वक्त दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया अली, और खुशी हो रही है कि जी स्पोर्ट्स के माइक पे एक बार फिर क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं और हनीफ मोहम्मद को डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसे लेजेंडरी फिगर कि हम उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो हनीफ भाई के साथ थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड किया। और इस इनिंग्स के बारे में वो कहते थे कि मैंने आधे रन से मैं रन आउट हो गया और मैं वो 500 रन का संगे मील अबूर नहीं कर सका जो बाद में वो ब्रायन लारा के हिस्से में आया। लेकिन बहरहाल एक तारीख़ी लम्हा था और ये वो ग्राउंड है जहां आज हम खड़े हुए हैं। लेकिन मैं और आप इस शहर में तकरीबन मेरे और आपके अलावा तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये तारीख़ी जगह देखी है। ये भी एक हमारी बदकिस्मती रही कि हम इस शहर में अपने बच्चों को ये बताने से कासिर हैं कि ये वो ग्राउंड है जहाँ अजीम हनीफ मोहम्मद ने 499 रन बनाए थे। लेकिन वो लोग बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने आज ये ओकेजन बनाया। कमर अहमद भाई जिन्होंने काफ़ी महीनों से ये एफ़र्ट्स की और आज हनीफ मोहम्मद को हम खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पारसी इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। जी हाँ सर, KPI ग्राउंड में मौजूद हैं और बहुत कम लोगों को ये बात भी मालूम होगी कि मीरपुर खास से माजिद भट्टी साहब भी क्रिकेट खेल चुके हैं और मैं खुद भी KPI के इस ग्राउंड पे काफ़ी क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मुझे भी बड़ा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड पर खेलने का। माजिद भाई, ये जो तारीखी, जो हम अपनी तारीख को याद रखते हैं, जो अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देख रहे हैं? 64 साल हो गए हैं इस रिकॉर्ड को बने हुए, लेकिन आज भी लोगों के अजहान में रिकॉर्ड मौजूद है और ऑर्गेनाइज़र को और स्पेशली कमर अहमद साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, KPI की इंतज़ामिया को, कि जिन्होंने इस रिकॉर्ड को आज सेलिब्रेट किया। देखिए, कमर भाई मेरा तो उनसे तकरीबन को 35-40 साल से रिश्ता है और उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। जब इंग्लैंड पहली बार गए तो वो हमें गाइड करते थे कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। लेकिन बहरहाल वो लोग, कमर भाई और इस प्रोग्राम के पीछे जो ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, मेरा ख्याल सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक इतने बड़े खिलाड़ी को, जिसको शायद हमने वो मकाम नहीं दिया जितना उनको मिलना चाहिए था, लेकिन आज अगेन हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो KPI में मौजूद हैं। और KPI में इस फंक्शन को जो हनीफ मोहम्मद के ऑनर में हो रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपना रोल तो हम नहीं प्ले कर रहे, लेकिन हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद जितने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में जितनी तारीफ़ की जाए कमर भाई की और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स की वो कम है। अच्छा भाई, एक तरफ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जैसे सीनियर की मौजूदगी हमारा भी जज्बा बढ़ाती है, लेकिन दूसरी तरफ आप समझते हैं कि मिन हैसुल क़ौम हम थोड़ा बेहिसी का भी शिकार है, क्योंकि जितना मीडिया यहाँ पे होना चाहिए था इतना मीडिया नहीं है इस इवेंट को कवर करने के लिए। बिल्कुल, देखें, मीडिया भी आपको पता ना आजकल डिवाइडेड है। अली सलमान बुला रहे हैं तो 4 लोग आएंगे, माजिद भट्टी बुला रहे हैं तो 3 और लोग आएंगे, कोई और बुला रहा है तो मतलब मीडिया की जो डिवीज़न है उसी की वजह से हम जो है आजकल टुकड़ों में भी बटे हुए। और इतने बड़े हीरो को सेलिब्रेट करने के लिए तो मेरा ख्याल बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए था जिसमें PCB चेयरमैन आते, एटलीस्ट सिंध के चीफ मिनिस्टर आते। लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में मुझे भी यकीन नहीं था कि लोग आएंगे और इसमें बड़ी तादाद उम्र रसीदा लोगों की है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़बरदस्त ओकेजन है। और इतनी बड़ी तादाद में बारिश के बावजूद कराची से शहर में वीकेंड पे लोग शायद इस सदर के एरिया में इतनी बड़ी तादाद में आने से गुरेज करते हैं, लेकिन ये हनीफ मोहम्मद की मोहब्बत थी कि लोग आज मौजूद हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं माजिद भाई। पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पे जा रही है? जो मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर हैं, आपको लगता है कि दुरुस्त संत में चल रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है और एक हल्का जो है वो तारीफ़ भी कर रहा है। देखें, अगेन वही वहाँ भी डिवीज़न है ना, तो इसीलिए तारीफ़ भी हमें नज़र आ रही है, तनकीद भी नज़र आ रही है। लेकिन मेरा ख़्याल में थोड़ा सा हनीमून पीरियड है नजम सेठी साहब का, लेकिन अभी मेरे ख़्याल में बहुत सारे मामलात हैं जो ठीक होने वाले हैं। ख़ास तौर पे ये जो मिकी आर्थर वाला मामला है, मैंने ही सबसे पहले ऑनलाइन कोच का जब स्टोरी दी थी
तो नजम सेठी साहब ने भी बुरा मनाया, लोगों ने भी उसको पसंद नहीं किया, लेकिन आज देखें वही चीज़ हकीकत है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि आधा तीतर आधा बटेर कैसे होगा कि 5 महीने एक बंदा डर्बीशायर काउंटी में रहेगा और वीडियो लिंक पर पाकिस्तान टीम को इंस्ट्रक्शन देगा। अच्छा भट्टी साहब, एशिया कप के हवाले से क्या कहेंगे आप कि एशिया कप में जो नजम शेट्टी साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस दिया कि हमने PSL से इतना कमा लिया है कि हम इंडिया के खिलाफ लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में। देखें स्टांस तो अच्छा है, लेकिन अगर आखिर तक पाकिस्तान इस स्टांस पर कायम रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आगे जाके समर सॉल्ट मारा PCB ने तो इंडिया तो कहता है कि आखिरी वक्त पर ये टूर्नामेंट जो है ये श्रीलंका में होगा। आई होप कि अभी तक तो मैं PCB के साथ हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया है, मैं तो उस मॉडल से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन अब ये मॉडल फिजिबल होता है या नहीं होता ये देखने की बात है। ठीक है, और बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी कप्तानी है वो भी अब कराची और लाहौर में बढ़ चुकी है और दोनों तरफ के जो जर्नलिस्ट हैं वो पसंद नापसंद दोनों को फेवर कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड को इंटरवीन करने की ज़रूरत है ना। बाबर आजम एक बड़ा क्रिकेटर है, बाबर आजम दुनिया का टॉप का बैट्समैन है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अगर कप्तान अच्छे फैसले नहीं कर रहा और ग्राउंड में वो कमांड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि कप्तानी आप किसी को भी दे दें। इमरान खान भी कई बार कप्तान बने, कई बार हटे, जावेद मियांदाद को भी 2-3 बार कप्तानी मिली, वसीम अकरम भी आते जाते रहे। तो बाबर आजम को ठीक है थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे दें, कुछ अरसे बाद बाबर आजम अगर आप समझते हैं कि अब कप्तानी कर सकता है तो दोबारा दे दें। कप्तान बनना ना बनना मसला नहीं है, लेकिन अगर उसको कमांड नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि बाबर आजम अगर T20 के कैप्टन नहीं रहेंगे तो आपके ख्याल में उनकी जगह टीम में बनती है T20 की? जी हाँ, देखिए टीम में तो जगह बनती है, लेकिन किस जगह खेलता है ये अब नया जो कप्तान आएगा उसको सोचना है या कोचेस को सोचना है। लेकिन उसको अगर आप कोई टास्क दे दें कि भाई आपका स्ट्राइक रेट कम है, इसको बेहतर बनाएं, तो बाबर आजम ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन अब ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि बाबर आजम से जो काम लेना चाहते हैं वो ले भी पाते हैं या नहीं ले पाते। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के नाम से शारजा में स्टैंड में मौसूम किया गया, यहाँ पर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं मुसलसल अपील्स कर रहे हैं शोएब मोहम्मद साहब के, हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको बेहतर बनाया जाए, कोई क्रिकेट ग्राउंड के नाम से मौसूम किया जाए, कोई जगह दी जाए। इस हवाले से एज ए सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें सचिन तेंदुलकर का तो मुझे समझ में नहीं आया कि पिछले 20 साल से तो इंडियन टीम शारजा स्टेडियम आ नहीं रही। 2018 में एशिया कप हुआ, इंडिया ने शारजा में कोई मैच नहीं खेला। अभी पिछले साल जो एशिया कप हुआ वो कहते जी शारजा हारजा पाकिस्तान के लिए मैचेस होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हनीफ मोहम्मद के नाम पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर PCB ने कर दिया है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन ग्राउंड अगर PCB के पास तो नेशनल स्टेडियम के अलावा कोई दूसरा ग्राउंड है नहीं। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर एटलीस्ट कोई आप कोई तख्ती तो लगाएं, पता तो चले कि हनीफ मोहम्मद के नाम का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। अब वो उसमें फैसिलिटीज़ कम हो या बेहतर हो ये तो PCB का इशू है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और आज के दिन जो एक स्पेशल दिन है क्रिकेट से जुड़े हर इंसान के लिए, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हर इंसान के लिए, आज अब्दुल माजिद भट्टी साहब की मौजूदगी ने इस खुशी को और चार चांद लगा दिए। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे मज़ीद मेहमान के साथ, नए मेहमान के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस तकरीब में कि जहां पर आज हम लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब की इस 499 रन की इनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं कराची पार्सी इंस्टीट्यूट में, जो जनवरी 1959 में ये रिकॉर्ड हनीफ मोहम्मद साहब ने स्कोर किया था। सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बड़ी सुनहरी और बड़ी गोल्डन मेमोरीज़ हैं हनीफ मोहम्मद साहब के साथ एज ए क्रिकेटर भी और एज ए यंगर ब्रदर भी। सादिक भाई, सबसे पहले तो आप क्या फील कर रहे हैं कि आज तकरीबन कोई 64 ईयर्स के बाद इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये वाकई काबिल तारीफ़ है और आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू कमर अहमद एंड KPI पारसी इंस्टीट्यूट के जिन्होंने इसको तकरीब को चार चांद लगाए 64 साल के बाद। और वाकई ये काबिल तारीफ़ है और ये देर आए दुरुस्त आए मगर आए तो सही।
सादिक भाई दो तरह से मेमोरीज़ हैं आपकी हनीफ मोहम्मद साहब के साथ, एज ए क्रिकेटर भी, ऐसे ही यंगर ब्रदर भी, क्योंकि आपका जो पहला मैच था वो हनीफ भाई का आखिरी मैच था और आपने उनका एक आपसे नाराज़ भी रही थी आपकी वालिदा एक अरसे तक, क्योंकि आपने जो हनीफ भाई का कैच कर लिया था। तो ये सब क्या मेमोरीज़ है, कुछ शेयर करेंगे? ये बस मेमोरीज ऐसी हैं जो कि वाकई जब उसको रिवाइव करते हैं तो पता लगता है कि यार कितने क्लोज थे हम लोग और किस तरीके से क्रिकेट को देखते थे, और ख़ास करके हमारी जो मदर थी वो इसको किस तरीके से उसका मुआयना करती थी और कैसे नाराज़गी उसमें आ जाती थी कि भाई ये हनीफ का कैच क्यों पकड़ा या सादिक को क्यों आउट कर लिया। तो एक मदरली टच उसमें ज़रूर था। अच्छा, 499 रन की इनिंग का वो आपसे कोई तस्करा करते थे, कोई ऐसी ख़ास बात जो आपसे कहते हो? हाँ, मुझे ये जब पहला टेस्ट मैच में जब मैं खेल रहा था तो उस वक्त भी उसने कहा कि कंसंट्रेशन लेवल अपना टूटने मत देना उसको, चाहे तुम स्ट्राइकिंग बॉल स्ट्राइकिंग पे हो या नहीं हो, उन सब चीज़ों को बहुत ही एहतियात से एक एक बॉल को कंसंट्रेशन, वेदर यू बैटिंग और नॉट बैटिंग, उसके लिए कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। हनीफ भाई सख्त कैप्टन थे या सख्त भाई थे? नहीं, ही वॉज वेरी फ्रेंडली पर्सन। भाइयों में भी वो कभी भी ये नहीं है कि दबाव डालें, और फिर नेचुरली वो खुद इतने बड़े प्लेयर थे तो उनको पता था कि दबाव डालने से प्लेयर इतना अच्छा नहीं बनता बल्कि टूट जाता है। तो आई थिंक कि शुएब में भी वही चीज़ पैदा हुई है, उनके फादर की वजह से उनका कूलनेस जो है वो वाकई काबिल तारीफ था। और हम देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब, यहाँ पे एक निजी सतह पे तो एक तकरीब हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की सतह से इस तरह शुएब भाई भी बार बार अपील करते हैं कि कोई ग्राउंड दिया जाए, कोई एकेडमी बनाया जाए हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से। हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ज़रूर उनके नाम से मौसूम किया गया, लेकिन उनके शायान शान शायद इस तरह से काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। दूसरी तरफ तेंदुलकर के नाम से शारजा में स्टैंड को मौसूम किया गया। आप समझते हैं ऐसे ही ऑनर कुछ यहाँ भी देना चाहिए? ऐसे यहाँ पे ऑनर वो यही कहेंगे पीसीबी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी उनके नाम का स्टैंड तो हमने रखा हुआ है, यहाँ देख के वो बात को ख़त्म कर देंगे। मगर एक जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर खराज तहसीन तेंदुलकर को दिया गया, तो आई थिंक कि हनीफ मोहम्मद को भी यहाँ पे इस तरीके से देना चाहिए। जैसे इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है उसका जो मेन गेट है वो ग्रेस गेट कहलाता है। ब्रिस्टल के अंदर जहाँ पे वो खेलते थे WG ग्रेस, उस ब्रिस्टल क्रिकेट ग्राउंड का भी गेट का जो नाम है वो ग्रेस गेट है। तो आई थिंक कि इस किस्म का कोई देना चाहिए। सब प्लेयरों के साथ एक इतने बड़े लेजेंड को मिक्स कर दिया तो वो एक ट्रिब्यूट जो है वो इतनी काबिल तारीफ नहीं है। अरे और जो बाबर आजमी कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एज एन ओपनर आपको क्या लगता है कि बाबर T20 में उनको कैप्टन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या उनको बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे करना चाहिए? नहीं, आई थिंक कि बाबर आजम को T20 का कैप्टन रहना चाहिए, इसलिए कि जो दूसरे जो टीम के प्लेयर हैं वो इतने इस्टेब्लिश प्लेयर हैं ही नहीं कि वो उनको खिलाया जाए, कैप्टनसी का शोभा दिया जाए। कैप्टनसी का शोभा तो उसको देते हैं जो इस्टेब्लिश प्लेयर होता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप एशिया कप खेलने नहीं आता, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए? नहीं, अगर वो नहीं आता तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम। एक वर्ल्ड कप आप मिस करेंगे दूसरे वर्ल्ड कप में वो आएंगे। एक लेसन तो आपको देना पड़ेगा ना। मगर ये है कि अगर अब हुकूमत क्या चाहती है, वो अगर चाहती है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं होंगे, दूसरे गेम खेलने आ सकते हैं, कबड्डी खेलने आ सकते हैं, तो ये क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आ सकते। और ये ऑनलाइन कोचिंग का जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आया, मिकी आर्थर को कोच लेकर आए, आई थिंक ये तो अपनी अपनी लाइकिंग है उनकी, और इसमें क्या कह सकते हैं हम। पहले भी वो आए थे, बहुत से प्लेयर
बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि फॉरेनर्स जो हैं इज़ ए बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मुझे एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया कि जिनका पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में एक बड़ा नाम है और पायनियर है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स प्रोडक्शन के हवाले से। और हम माजी में जितने भी लाइव मैचेस देखते रहे वो सब इनकी जांफशानी का, इनकी मेहनत का नतीजा था। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बड़ा नाम कि जिन्होंने स्पोर्ट्स में बड़ा नाम अपना रोशन किया, ख़ुद भी बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स वीमेन रही, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर खेल खेलती रही। और स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा नाम शाहिदा शुएब रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा हूँ कि आपने ही मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और आज मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका भी मिल रहा है। पीटीवी में बड़ी आपकी कोशिशें काबिश हैं। आज हम सादिक हनीफ मोहम्मद साहब की इस 499 रन की इनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, कुछ यादें शेयर कीजिएगा ज़रा। जी, मुझे शर्फ हासिल था कि हनीफ मोहम्मद की जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो सबसे पहले तो मैं इनकी पूरी फैमिली को, मोहम्मद फैमिली को सलूट करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लेजेंड थे और शायद ही ऐसे लेजेंड जो है ना, मतलब हमें पाकिस्तान में मिले। तो और ये आज इन्होंने जो फंक्शन किया है, ये इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने इतना बड़ा ऑनर दिया है कि यहाँ पर आकर इनकी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। और मुझे जो है ना, सबसे बड़ी जो इनके जो इतने करीब रही हूँ मैं इनके सारे भाइयों के। एक वो वक्त था जब सारे भाई यहाँ पे मौजूद थे और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि सारे भाइयों को मैंने इकट्ठा किया, पांचों भाइयों को, और मैंने वो प्रोग्राम किया। तो मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम हो सके जिसमें 5 भाई जो क्रिकेटर हों और जो हयात हों। मतलब माशाल्लाह सब अच्छी एज पे थे, लेकिन सब हयात थे, सब माशाल्लाह सेहतमंद थे। और इन्होंने वो मुझे बहुत अच्छा वो इंटरव्यू दिया जो आज तक मुझे याद है। और हनीफ मोहम्मद की तो मैं कहती हूँ जितनी उनकी तारीफ़ की जाए, वो जितने बड़े प्लेयर थे उससे बड़े वो इंसान थे। और उन्होंने हमेशा बहुत मोहब्बत से हम लोगों से मोहब्बत की। और बल्कि उनकी मुझे वो हमेशा याद रहेगा कि वो जब भी मिलते थे तो अपना फ़ौरन पान का वो निकाल के और मुझे कहते थे, लो ये मेरी बहन, ये थोड़ा सा मेरी तरफ से तुम्हें तोहफ़ा है। ठीक है। अच्छा मैम, आपने बहुत सारे मैचेस को लाइव टेलीकास्ट किया, बहुत सारे टेस्ट मैचेस आपने लाइव टेलीकास्ट किए, लेकिन ये जिस इनिंग हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 499 रन की इनिंग, आपको कभी महसूस होती है कि काश उस वक्त टीवी की लाइव प्रोडक्शन होती तो ये आप कवर करती हैं? एक आपके लिए भी बड़ा ऑनर होता, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ऑनर होता। मैं कहती हूँ मेरे लिए ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा, मैंने बहुत ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो एक बड़े रिकॉर्ड वाले प्रोग्राम थे, लेकिन ज़ाहिर बात है ये ऐसा रिकॉर्ड था कि अगर मैं वाकई में मुझे अंदर से हमेशा फील रहता है कि काश मैं जो है ना मैं ये मैच रिकॉर्ड करती। लेकिन बहरहाल जो हमारे यूनुस खान जब यहाँ पे टेस्ट मैच खेल रहे थे कराची में, 313 किए। हाँ, तो उन्होंने जब एक दिन रह गया था, मैच ख़त्म हो गया, तो फिर मैं हनीफ भाई को लेकर आई कि हनीफ भाई अब आप आइए, आपका ये रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह आज। तो कहने लगे कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और हालांकि कोई और प्लेयर होता वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरा रिकॉर्ड कोई ब्रेक करे, लेकिन वो आए बड़ी खुशी और उनकी अंदर जो फीलिंग थी वो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ कि अगर चलो मेरा पाकिस्तान में मेरा पाकिस्तानी अगर मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करे, वो तो बात की बात है कि ब्रायन लारा ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया 500 रन का किया। लेकिन हनीफ ये अपना बैड लक कि यूनुस खान जो है ना वो 13 रन या 11 रन किए थे उसने, और वो उनको बड़ा अफसोस था। वो मैच उनका आज तक वो दुख भूलेगा नहीं। तो बहरहाल है ना, आज है ना तुम्हें भी देख के मुझे बड़ी खुशी होती है अली सलमान कि तुमने जिस मेहनत, मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं यहाँ तो मैंने सब लोगों को, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, लेकिन तुमने जितनी मेहनत करी है और तुम जिस लगन से काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह पाक जो है तुम बहुत आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की लेजेंडरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि जिनका जो स्पोर्ट्स की फील्ड में पायनियर की हैसियत रखती हैं मैडम शाहिदा शुएब रिजवी, वो हमारे साथ मौजूद थी। और पाकिस्तान में जिस तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। कराची पार्सी इंस्टीट्यूट से अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।